यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं और इसके लिए नगर निकायों को ऐसी 217 जगहों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पहले से कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है। जिन शहरों में वाईफाई सुविधा देने की योजना है उनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों में 200 से ज्यादा जगह शामिल हैं। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जो बड़े शहर होंगे वहां 2 जगहों पर और छोटे शहरों में 1 जगह पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने 29 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। कैबिनेट में अयोध्या से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईगंज बाजार को बाईपास की मंजूरी दे दी गई। अयोध्या बेलहर घाट का चौड़ीकरण होगा। अयोध्या में ट्रैफिक को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मथुरा के नंदगांव में रास्ता चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगी। प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा और हर एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी। इससे करीब 58,189 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 58,189 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो योगी कैबिनेट के अहम फैसले। 3 निर्माण कार्यों पे चर्चा हुई। एक अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, जो बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 या 5.5 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो टोटल लागत है वो 115.88 करोड़ 115.88 करोड़ की है। और इसके बन जाने से जो वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मार्ग है उसमें ये बाईपास जो बन जाएगा उसमें ये जो है जाम है उससे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह मथुरा के तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण की सबसे बड़ी खासियत है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल वाले पत्थर। यह राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों के अलावा मंदिर की नींव के लिए मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान के पत्थरों की खास बात यह है कि इन पत्थरों की आयु क्षमता 1000 से 1200 साल तक की होती है, जिन पर आसानी से बारीक नक्काशी भी की जा सकती है। लेकिन मिर्जापुर के पत्थर बहुत सख्त होते हैं, जिन पर नक्काशी करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मिर्जापुर के कठोर पत्थरों का मंदिर की नींव बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में अगले 3 दिन तक 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 48 घंटों के दौरान यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर है, बाढ़ की स्थिति बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बलरामपुर से भी हमारे संवाददाता सुशील मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 24 घंटे में करीब 25 जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। अभी कई जगह पर हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है? जी देखिए कौशल, मौसम विभाग ने
ने बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है और अगले 3 दिन ज़बरदस्त बारिश होगी और अगले 3 दिन यानी तबाही भी मच सकती है। जिस तरह से बिजली गिरी है, रायबरेली में कल 3 लोगों की मौत हुई है, उन्नाव में मौत हुई है, पानी भरा है, जल भराव हुआ है, पुराने जो जर्जर मकान है वो गिर रहे हैं। तो अगले 3 दिन बारिश की यही स्थिति रहेगी। इसको लेकर अभी रविवार को मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी की थी। उन्होंने कहा था कि सभी जगह पर इंतजाम किए जाएं, जो खासकर जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं और जो बांध प्रभावित इलाके हैं, जो बांध के आसपास आबादी बसी हुई है, वहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएं। वहाँ पर जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको तैनात कर दिया गया है कि किसी भी आपातकाल स्थिति में अगर बाढ़ आती है, फ्लड आता है और पानी ज़्यादा बढ़ता है, नदियों का जलस्तर ऑलरेडी बढ़ रहा है, चूँकि उत्तराखंड में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो वाटर लेवल हर लेवल पे बढ़ रहा है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनका पानी बढ़ा हुआ है। कई जगह पर कानपुर में इतना लेवल बढ़ गया है कि जो घाट पर मंदिर हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया है। गंगा के किनारे जो मोहल्ले बसे हैं वहाँ अंदर भीतर पानी घुस गया है। ये स्थितियाँ लगातार हर शहर में बनी हुई हैं और अगले 2 दिन और जो बारिश होनी है ज़बरदस्त तरीके से, उससे बारिश का जल स्तर, नदियों का जल स्तर और बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा जो जल पुलिस है उसको सक्रिय रहने के और तैयार रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो बारिश से शहरों में समस्याएं हो रही हैं, जल भराव की समस्या हो रही है, सड़क जाम की समस्या हो रही है, कई जगह शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल हो रही है, पुराने जर्जर मकान ढह गए हैं। और इसके अलावा जो आने वाली दिक्कतें हैं, यानी अभी जो बारिश हो रही है तो उसको लेकर जो आने वाली दिक्कतें हैं, अगले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो संक्रामक रोग फैलेंगे इस बारिश की वजह से, जो गंदगी इकट्ठा हो रही है, नालियाँ जाम है, सीवर जाम है, तमाम जगहों पर मोहल्लों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों की टीम तैयार रहे, सभी अस्पतालों में इंतजाम हो, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उसकी इलाज की सुविधाएं हों, और जो पाउडर है, डीडीटी पाउडर है या अन्य तरीके के इंतजाम है वो किए जाएं, पूरे किए जाएं। तो ये स्थिति है, लेकिन ये 3 दिन नहीं, ये अगले 31 तारीख तक पूरा मौसम विभाग ने चार्ट जारी कर दिया है कि अगले 31 तारीख तक, अगर अगला रविवार हम छोड़ दें, रविवार को थोड़ा सा मौसम खुला रहने की उम्मीद है, बाकी सारे दिन बारिश 50% से 80%, 90% तक बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये अगले आप कह रहे हैं 4-5 दिन 6 दिन तो भारी आप कह रहे हैं कि अगला पूरा 1 हफ्ता लगभग ऐसे ही जाने वाला है। और 25 जिलों की आपने बात की जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हम बलरामपुर चलेंगे सुशील मिश्रा के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या बलरामपुर भी येलो अलर्ट के जिलों में से एक है, और अगर है तो वहां पर क्या तैयारी दिख रही है आपको? बिल्कुल आपको बता दूं, ये करीब 24 घंटे से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राप्ती नदी है जो नेपाल की शिवालिक पहाड़ियों से जो है बहती है, और तकरीबन 1 दर्जन नाले हैं बलरामपुर में, जो पहाड़ी नाले हैं, जो नेपाल के पहाड़ों पे जो बारिश होती है वो सीधे पानी जो है इन राप्ती नदी में होता हुआ आता है। इन राप्ती नदी से दाएं और बाएं की तरफ जो भी गांव लगे रहते हैं उनमें बाढ़ का खतरा अमूमन बना रहता है। आपको मैं बताऊं कि तराई क्षेत्र में इस समय बरसाती पानी से बाढ़ की स्थिति है। आप अगर कोडरी मार्ग की बात करेंगे जो कि तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो लगभग बंद हो चुका है, वहाँ पे पानी चल रहा है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, पीछे आप मेरे जो पुल देख पा रहे हैं, ये बेल्हा मोड़ को ले जाता है, ये तुलसीपुर को जोड़ता था, बलरामपुर जोड़ता है बलरामपुर से। यहाँ पहले इस मार्ग को थोड़ी भी बाढ़ आती थी तो ये मुख्यालय से कट जाया करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा पुल बना दिया गया है जिससे मुख्यालय की जो कटान की स्थिति होती थी वो बंद हो गई है। अब पानी नीचे से निकल जाता है और बाढ़ की स्थिति बनी तो रहती है, लेकिन जो है मुख्यालय से संपर्क लोगों का बना रहता है। वहीं हम तराई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करें तो वहाँ एक गंजड़ी माता मंदिर है, वहाँ से और महाराजगंज तराई का जो बाजार है वहाँ से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गाँवों का संपर्क रहता है, लेकिन वहाँ भी पानी चल रहा है। सड़क डूब चुकी है, करीब घुटने भर पानी चल रहा है, जिससे लोग न तो बाइक से वहाँ गुजर सकते हैं, ना ही छोटी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। वहाँ पर नाव चल रही है। मैंने अभी कल भी रिपोर्ट की अपने एबीपी गंगा को, हमारे दर्शकों ने देखा, वो तमाम लोग उस नाव के सहारे ही बाजार तक पहुँचते हैं और अपने जरूरत का सामान खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो अलर्ट जी अलर्ट की बात कर रहे थे, आप बात पूरी करिए बहुत जल्दी से सुशील। मैं कह रहा था ये जो अलर्ट है वो 3 दिनों का है। इसमें अगर बलरामपुर में लगातार बारिश होती है तो राप्ती नदी इस समय चेतावनी बिंदु को पार कर रही है और जल्द ही वो डेंजर लेवल को भी पार कर जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो जिले के शहर के सटे इलाके हैं, मन्नीपुर, टिकोया, रंजीतपुर, ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर पानी शुरू हो जाएगा और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी श्रुति ने इस पर बड़ा काम करते हुए जो एक
ठीक है सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जिले विवेक आपने बताया जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, और अगले एक हफ्ते तक ऐसी ही स्थिति है। कुछ अपवाद के दिनों को बीच में छोड़ दिया जाए तो तैयार रहना होगा प्रशासन को। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर लखनऊ हाईवे के बाघा गाढ़ा सहजनवा के बीच तेनुआ टोल प्लाजा पर मंगलवार की रात 12:32 पर जोरदार बिजली गिरी। हालांकि लाइटनिंग अरेस्टर तड़ित निरोधक लगा होने की वजह से टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों की जान बच गई। इस बीच टोल प्लाजा पर गाड़ियों की रसीद काटने समेत लाखों रुपए के अन्य उपकरण खराब हो गए और टोल प्लाजा का काम बाधित हो गया। ये देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज है इसी टोल प्लाजा का जहां पर जोरदार बिजली गिरी, और जिस वक्त ये हुआ उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि तड़ित निरोधक वहां पर लगा हुआ था और इस वजह से लोगों की जान बच गई। लेकिन जो उपकरण वहां पर थे और जिनसे काम वहां पर किया जा रहा था टोल टैक्स वसूलने का, वो सारे उपकरण खराब हो गए। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश और बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे किनारे पर बसे सैकड़ों गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच करीब 10,000 लोग फंसे हुए हैं, जो नाव न होने की वजह से दूसरी जगह भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सीतापुर का हाल है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। इधर बलरामपुर के तराई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। खैराहनिया मार्ग पर गंजड़ी माता मंदिर को जाने वाले रास्ते पर इस कदर पानी भरा हुआ है कि लोगों को यहां पर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यही हालात तब हैं जब राप्ती नदी में बाढ़ नहीं आई है। अभी हाल ही में हुई बारिश की वजह से यहां पर बड़ी तादाद में पानी भर गया। लोगों को इसकी वजह से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मामला सलोन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है। यहां खेत में धान की रोपाई के वक्त बच्चे और महिलाएं मौजूद थे। इसी दौरान बिजली गिरने से 2 बच्चे और 1 महिला चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तो कई दूसरे लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो चलिए पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी के महमूरगंज इलाके में हुई महिला डॉक्टर की हत्या से सनसनी। घटना के पीछे आपसी विवाद। महिला डॉक्टर के देवर ने दिया हत्या की घटना को अंजाम। कुशीनगर के पटरौना तहसील के परसौनी गांव में चल रहे अनाथ आश्रम पर प्रशासन ने छापा मारा। अनाथ आश्रम में कई सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने सभी बच्चों को किशोर न्यायालय में पेश करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ अनाथ आश्रम पर छापेमारी की। आजमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। तमंचा बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से तमंचा बनाने का सामान, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। संत कबीरनगर जिले के मुसहरा गांव में बकरीद के एक दिन पहले पुलिस सारे बकरे उठाकर ले जाती है, जिसे बकरीद के बाद वापस किया जाता है। यहां पुलिस लोगों को कुर्बानी नहीं करने देती। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या मंदिर को लेकर कांशीराम के दिए गए बयान पर मायावती को पहले माफी मांगनी चाहिए। साथ ही शायर मुनव्वर राणा पर उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा की सोच देश बांटने वाली है। मऊ के भीटी मोहल्ले में एक महिला के खून से लथपथ आंगन में लाश मिलने के बाद हड़कंप। आरोप है कि उसकी हत्या उसके ही देवर ने की है। आरोपी युवक फरार, पुलिस की जांच जारी। बलरामपुर के तराई इलाकों में बरसते पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। खैराहनिया मार्ग पर गंजड़ी माता मंदिर जाने वाले रास्ते पर इस कदर जल भराव है कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चंदौली में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिस्त्री का काम करता था मृतक। तो पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जिन 6 गांवों को दूसरी जगह सेक्टर बनाकर विस्थापित किया जा रहा है,
वहां हल्की सी बरसात ने यमुना प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोल दी है। शिफ्ट किए जा रहे ग्रामीणों के घरों में बनने से पहले ही हल्की सी दरार आ गई। कई जगहों पर दीवारें गिर गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, जगह जगह पानी भर गया है। किसान और ग्रामीण इस तपती गर्मी और बरसात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। न बिजली है, न पानी है और न ही वहां पर शौचालय की व्यवस्था है। तो विस्थापितों के साथ मजाक किया जा रहा है। ये कब गिरा? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और जो विस्थापित वहाँ से जो ग्रामीण हैं, जो उन गांव के लोगों को विस्थापित किया जाएगा, उनके लिए कॉलोनी बनाई गई है। उस कॉलोनी की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। हल्की सी बरसात हुई थी, उसी बरसात ने दीवारों में दरार आ गई है। साफ देखा जा सकता है कि दीवारें पूरी तरीके से फट गई हैं, यानी कि जो हल्की सी बरसात थी उस बरसात को भी नहीं झेल पाई। कोई भी तैयारी नहीं है, ना ही किसानों के मकान बने हैं और जो ज़मीन है, जो सीवर है, वो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ना ही यहाँ बिजली पानी है। बात करते हैं जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, किस तरह से जो बरसात हुई थी आप लोग और ये मकान जो है इसमें दरार आ गई, किस तरह? हम अंदर ही थे जी, हम बच्चे भी थे, छोटे छोटे 8-10 आदमी बच्चे थे जी। हम तो बस इसमें से नेट निकल के भागे हैं जी। बिल्कुल इन ग्रामीणों का साफ कहना है कि जिस तरह से किसानों को यहाँ पर जो विस्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी इंतजामात नहीं है, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान जो है खुले आसमान के नीचे जो बरसात है उसके नीचे रहने को मजबूर हैं। कटरा से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। गांव वालों की परेशानी आपने जान ली। अब आपको दिखाते हैं कि जो सड़क लोगों के लिए अथॉरिटी ने बनाई वो पहली बारिश में टूटने लगी है। हमारे संवाददाता रविंद्र जैन की ये रिपोर्ट देखिए। जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए लगभग 6 गांवों को शिफ्ट किया जा रहा है। यही वो सेक्टर है, यही वो कॉलोनी है। यहाँ पर उन गांवों को जो है विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन हल्की सी बरसात ने जो प्रशासन की प्राधिकरण की पोल खोल दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं, यानी कि बरसात इस हल्की सी बारिश को भी जो है ये सड़क नहीं झेल पाई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो काम किया गया है वो प्राधिकरण की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। चलिए प्रारंभ करते हैं। राम मंदिर के पत्थरों की नक्काशी होगी अभूतपूर्व। मंदिर की भव्यता देखने आएंगे दुनिया भर के लोग। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण पत्थरों पर उकेरी जाने वाली नक्काशी होगी। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। लखनऊ में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 7 अस्पताल सील किए गए। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 45 अस्पतालों में छापा मारा था। खामियां मिलने पर 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। सीतापुर में उफनाई सरयू के पानी से 2 दर्जन गांव जलमग्न हो गए। नाव न होने के चलते पानी के बीच फंसे ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की तरफ नहीं निकल पा रहे। घरों में पानी भर जाने से उन्हें तख्त, चारपाई और छतों पर शरण लेनी पड़ रही। बाराबंकी में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर आरोपी जयदीप उर्फ धीरेन्द्र गुप्ता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी हिस्ट्री शीटर होने के साथ साथ स्मैक के कारोबार में भी शामिल था। आरोपी के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज है। सुल्तानपुर में दबंगों ने कादीपुर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंगद चौधरी की पिटाई की। अंगद बाजार में अखबार लेने के लिए गए थे, तभी दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। फतेहपुर में ज्वेलर्स की दुकान में 20 लाख के गहने चोरी हो गए। मंगलवार रात नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लालूगंज तिराहे में जहानाबाद कस्बे के चंदा गली स्थित मुरली ज्वेलर्स में सेंध लगाई गई और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। कौशाम्बी में शपथ ग्रहण समारोह को मजाक बना दिया गया। नेवादा की नवनिर्वाचित महिला ब्लॉक प्रमुख केशपति अपने पद की शपथ ही नहीं ले पाई। लड़खड़ाती जुबान में किसी तरह जबरन उनसे शपथ की औपचारिकता पूरी करवाई गई। हरदोई में आज भी करीब 250 प्राथमिक विद्यालयों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली न होने की जानकारी जब बीएसए को लगी तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई तेज की जा रही है, जल्दी बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में आज शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जी हां, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आज इसकी शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना शुरू होगी। योजना के तहत बच्चों की देखभाल की जाएगी। बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिभावकों के खाते में मासिक राशि भेजी जाएगी।
और राजनेता और देश के नामी लोगों की कथित जासूसी कराने का मामला है। कांग्रेस आज लखनऊ में प्रदर्शन करेगी। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में यह विरोध मार्च निकलेगा। सुबह 11:15 बजे स्वास्थ्य भवन चौराहे से राजभवन तक की मार्च निकालेगी। और लखनऊ में आज भूजल सप्ताह का समापन समारोह है। मुख्यमंत्री स्वयं इसका समापन करेंगे। 16 जुलाई से यह भूजल सप्ताह शुरू हुआ था। प्रदेश सरकार ने भूगर्भ जल को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। और यूपी में अगले 3 दिनों तक 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और हो सकती है। कई जिलों में नदी नाले उफान की स्थिति में आ गए हैं, बाढ़ की स्थिति बन गई है। और अगले 24 घंटों के दौरान ये अलर्ट बारिश का जो है अपना असर दिखाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। राजनेता और देश के नाम लोगों की कथित जासूसी कराने के मामले में कांग्रेस देहरादून में हल्ला बोलेगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मार्च निकालेगी। राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आज सुबह 10 बजे मनीष सिसोदिया रुड़की पहुंचेंगे और रुड़की में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में आहुति देंगे। उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। नैनीताल और पिथौरागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।